तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। व्हाइट जेड के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे नोमान को भी इस बारे में पता चल जाता है कि राइमी यहाँ पर आ चुकी है। यानी उसे राइमी के बारे में तो नहीं पता चलता, उसे फिलहाल के लिए ये पता चलता है कि यहाँ पर उनके वाइस कल्ट लीडर वापिस आ गए हैं। क्योंकि अब जब वो वहाँ पर पहुंचेगा तो वहाँ पर जाने के बाद जाहिर सी बात उसे राइमी भी दिखाई दे ही देगी। तो नोमान भी जल्दी से भागता हुआ बाहर चला जाता है, जहाँ पर दिखाते हैं कि चोनमा जो होते हैं वो जाकर वाइस कल्ट लीडर को गले मिल रहे होते हैं। सभी लोगों के सामने वो उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि 30 साल हो गए, 30 साल के बाद तुम यहाँ पर वापस आए हो। तो हमारे वाइस कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, सभी लोग देख रहे हैं, तुम अब चोनमा और तुम यहाँ पर इस तरह से किसी को गले से कैसे लगा सकते हो। तो चोनमा उसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पिछले 30 साल से अपने दोस्त को अपने गले से लगाने का इंतजार कर रहा और फाइनली तुम यहाँ पर वापस आ ही गए हो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है तो सेक्टर लीडर तुम अपने बारे में बताओ कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा। हाँ यहाँ पर काफी सारी मुश्किलें आती हैं क्योंकि मैं अब चोनमा और चोनमा की पोजीशन के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या करूं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही चोनमा उसे कहता है कि बताओ कि ये खूबसूरत लड़की कौन है, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने साथ लेकर आया हूँ चोल सीरिन को, ये मेरी पोती है, जरा गौर से देखो। इसके साथ ही उसी के साथ ही वो सीरिन से कहता है कि बेटा जल्दी से आगे बढ़ो, इनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। तो तुम्हारी राइमी आगे बढ़ती है, अपने सर के ऊपर से कंटोप उतारती है और साथ उन्हें वहां पर अपना नाम बताती है कि मेरा नाम चोल सीरिन है। तो जब वो लोग उसे देखते हैं तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि डिमोनिक कल्ट के अंदर शायद उन लोगों ने इतनी खूबसूरत लड़की को पहले कहीं पर देखा। तो सभी सोल्जर्स भी वहां पर शर्माना शुरू कर देते हैं, उनके चेहरे ब्लश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये तो कोई अफसरा है जो कि ऊपर सीधे आसमान से उतरी हो। यहाँ तक कि ये टकला जो होता है वो भी यहाँ पर खुश हो रहा होता है, कहता है कितनी खूबसूरत लड़की। नोमान उन सभी के बीच में खड़ा होता है। नोमान जैसे वहां पर राइमी को देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो वही लड़की है ना जो कि उस लड़के के साथ प्यार में थी, फिर इस जगह के ऊपर ये कैसे पहुंची। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे बेखा का दिखाया जाता है कि बेखा की तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो एक मार्शल मास्टर बनना चाहता है। तो हमारे बेखा को एक बुक दी गई थी, उसके मास्टर ने उसे कहा था कि जब तक तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली रिकवर नहीं हो जाती तब तक तुम इस बुक को पढ़ो, इसके अंदर मार्शल आर्ट्स की एक स्पेशल टेक्निक पैचुअन फिस्ट टेक्निक लिखी हुई है। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि आखिर एक बुक को पढ़कर कोई कैसे मार्शल आर्ट्स को सीख सकता है, क्योंकि शायद उसकी उम्र निकल चुकी है मार्शल आर्ट्स को सीखने की, इसी वजह से वो उस बुक की अहमियत को समझ नहीं पा रहा था। उस बुक को देख रहा था, साथ ही मास्टर की बात को याद करता है कि मास्टर ने उसे कहा था कि फिलहाल करिए तुम बिस्तर के ऊपर हो, तुम्हारे जख्म हील नहीं हुए, इसी वजह से बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े इस बुक को पढ़ते रहो और इस बुक को पढ़कर तुम इस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक पैचुअन फिस्ट को मास्टर कर सकते हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें तलवारबाजी की टेक्निक सिखाऊं और अपनी मार्शल आर्ट्स में ट्रांसफर करूं, तुम्हें पहले पैचुअन फिस्ट टेक्निक को सीखना होगा। तो हमारा बेखा जो होता है वो कुछ दिनों के बाद रेस्ट करने के बाद उठकर बाहर बैठा होता है, सोच रहा होता है कि बुक से यहाँ पर कौन सीख सकता है, मुझे नहीं लगता कि बुक से पढ़ने से मुझे कोई फायदा होने वाला है, पता नहीं मेरी बॉडी कब कंप्लीटली हील होगी और मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा और खुद यहाँ पर अपने हाथों से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, मुझे राइमी के लिए ये जल्दी से जल्दी करना होगा, मुझे उसे जाकर भी ढूंढना भी है। तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर अपनी फिस्ट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगा हूँ। तो जैसे वो प्रैक्टिस करने लगता है साइड के ऊपर से दो लड़कियां निकल कर आती हैं और उसे कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। तो छोटी वाली उसे कहती है कि यंग मास्टर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तक तुम्हारे जख्म हील नहीं हो जाते तब तक अपने बिस्तर से उठना मत, और तुम यहाँ पर फिर से उठकर खड़े हो गए और प्रैक्टिस कर रहे हो। तो एक लड़की जो होती है वो यहाँ पर उसी एल्डर की पोती होती है जो कि यहाँ पर इसका इलाज करने के लिए आती है। वो डेली यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आती है, इसकी पट्टी खोलकर इसके जख्म को चेक करती है। तो वो उसकी टांग को चेक करती है और कहती है कि तुम्हारी टांग का जख्म तो पूरी तरह से हील हो चुका है, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर अब चल फिर सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर भी यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा, टांगे किसी वक्त भी खुल सकते हैं। तो फिर साथ ही हमारा चोखा उसे कहता है कि अच्छा तुम्हारा शुक्रिया, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यह लड़की जो है उसी एल्डर की पोती है और हर रोज यहाँ पर ये आती है, इसका नाम जो सियो सियो है। सियो सियो हर रोज यहाँ पर आकर मेरा ट्रीटमेंट करती है, हर रोज मेरा आकर ख्याल रखती है। हालांकि यहाँ पर मैं अपने मास्टर के साथ वहां से काफी दूर आ गया हूँ, मास्टर चोइल्स का हाउस इनके एल्डर के हाउस से काफी ज्यादा दूर है, इनके सेकंड हैंड मैनर से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़की रोजाना इतना सफर करके मेरे लिए यहाँ पर आती है। तो हमारा बेखा जो होता है वहां पर उस लड़की सियो की तरफ देख देख कर अपनी राइमी को याद खा रहा था। तुम्हारा बेखा कहता है कि यह लड़की शायद मुझे पसंद करने लगी है, इसी वजह से यह लड़की इतनी दूर मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए आती है, लेकिन जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ मुझे राइमी याद आ जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तक मुझे राइमी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से मैं राइमी के बारे में सोचता हूँ मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है ताकि मैं जाकर राइमी को ढूंढ सकूँ, हर हाल में मुझे ठीक होना ही होगा। तो इसी के साथ ही सियो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करती है और उसे कहती है कि लगता है कि अब मुझे और ज्यादा यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तो हमारा जोखा उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए, मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। जबकि वहीं पर दूसरी लड़की जिसका नाम एमचोंग होता है उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमारी यंग मिस को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, डॉक्टर को यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए बार बार आना पड़ेगा, जिस तरह से तुम बिस्तर के ऊपर टिकते नहीं हो और उठकर खड़े हो जाते हो और प्रैक्टिस करने
करना शुरू कर देते हो। लगता है कि बहुत ही जल्दी से कि इसकी ज़रूरत फिर से पड़ेगी। मुझे तो लगता है कि इसे यहीं पर रख लेना चाहिए। तो हमारा जो बेखा उसे कहता है कि एम जोंग बस भी करो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ ज़्यादा ही ख्याल करती हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो एम जोंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक बात के ऊपर भी भरोसा नहीं है, तुम जो भी कहोगे झूठ ही कहोगे। फिर साथ ही वो नाराज़ हो जाती है, जबकि हमारा बेखा सोच रहा होता है कि ये लड़की जो है, इस लड़की का नाम एम जोंग है और ये भी सेक्रेट हैंड मैनर से यहाँ पर मुझे असिस्ट करने के लिए भेजी गई है। ये लड़की यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए भेजी गई थी, क्योंकि मास्टर चोएल क्योंकि खुद एक लड़के हैं और वो मेरा ख्याल नहीं रख सकते, और मेरा ध्यान रखने के लिए एक लड़की को यहाँ पर भेजा गया था। और तब से ये लड़की यहीं पर है। कहा जाता है कि इसके पेरेंट्स जो थे एक डिजास्टर में मारे गए थे, एक बहुत ही बड़ी तबाही मची थी जिसमें इसके पेरेंट्स मार गए, और उसके बाद से ये मास्टर एल्डर के पास ही थी, सेक्रेट हैंड मैनर के एल्डर के पास थी। तुम्हारा बेकाल से कहता है कि अच्छा ठीक है एम जोंग, आज के बाद से मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगा, जैसे तुम कहोगी बिल्कुल वैसे ही करूंगा। तो वो कहती है क्या वाकई में तुम वादा करते हो? तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर वादा करता हूँ। फिर साथ ही देखते हैं कि मास्टर चोएल अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो, अगर तुम रिकवर हो चुके हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हारा बेका कहता है कि मास्टर क्या अभी आना है? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ अभी आना है, हम दोनों अभी यहाँ पर एक फाइट करेंगे। और उसी के साथ ग्रैंडपा भी वहीं पर होते हैं। तो सियो कहते हैं ग्रैंडपा आप भी यहाँ पर आए हैं, आप तो यहाँ पर इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते, फिर आप यहाँ पर पर्सनली क्यों आए हैं और आपने मुझे भी यहाँ पर भेज दिया? तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि वो तीनों साइड के ऊपर खड़े होते हैं और मास्टर चोएल और बेखा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो मास्टर चोएल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बुक दी थी पैचियन फिस्ट की, मैंने तुम्हें कहा था कि उस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको अच्छी तरह से याद कर लो और उसे मास्टर कर लो, क्योंकि उसी के साथ ही तुम पैचियन फिस्ट को सीख पाओगे। तो क्या तुमने उसको इंप्रूव किया? मैं देखना चाहता हूँ। तो हमारा बेका कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर उस सारी की सारी बुक को 2-3 बार रीड कर लिया है। तो मास्टर कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि तुम क्या अचीव कर चुके हो, देखते हैं कि क्या तुम यहाँ पर पंच भी मार पाते हो या नहीं। अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुमने उस बुक को पढ़ के क्या सीखा है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर तुमने यहाँ पर उस बुक के अंदर से कुछ सीखा है तभी तो तुम आगे की मार्शल आर्ट्स को सीख पाओगे। तुम्हारा बेका जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये क्या अभी मैं यहाँ पर रिकवर होकर खड़ा हुआ और अभी यहाँ पर मास्टर जो है मेरे साथ स्पार करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिशी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे मार्शल आर्ट्स तो सीखनी है। मैं यही तो चाहता हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना। अगर स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट खानी पड़े तो मैं खाने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे राइमी को ढूंढने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना ही होगा। और इसी के साथ हमारा बेखा भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि चले मास्टर अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और दूसरी तरफ सियो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि ग्रैंडफादर आपको नहीं लगता कि अभी यहाँ पर इन दोनों को फाइट नहीं करनी चाहिए? अभी अभी तो मैंने उस लड़के को सर्टिफाइड किया है कि वो कंप्लीटली हील हो चुका है, और अभी यहाँ पर मास्टर चोएल उसे एक पंच मारेंगे और वो फिर से जख्मी हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी बॉडी के ऊपर जो स्टिचेज हैं फिर से ओपन हो जाएं। तो वो अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है कि ग्रैंडपा प्लीज आप यहाँ पर इस फाइट को रुकवा देना। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मार्शल मास्टर्स को लाइट के पास भिनभिनाने वाले कीड़ों की तरह कहा जाता है, इन्हें मौत कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। लाइट के इर्द गिर्द घूमने से इनकी मौत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो कीड़े फिर से निकलते हैं और फिर से लाइट के पास चले जाते हैं। मार्शल मास्टर्स भी ऐसे होते हैं, ये जख्मी होते हैं, फिर से उड़ते हैं, फिर से जख्मी होते हैं, फिर से उड़ते हैं, फिर से जख्मी होते हैं, यानी कि इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए बार बार फाइट करते हैं और मौत को गले लगाने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में बेखा के साथ यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है।